अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज केविएट एम्प्टर रेलिवेंट प्रोविजंस। केविएट एम्प्टर, व्हाट इज केविएट एम्प्टर? केविएट एम्प्टर की ऐसी डॉक्ट्रिन है जो बेसिकली बायर के ऊपर एक जिम्मेदारी को आयद करती है कि वो गुड्स को परचेज करने से पहले एग्जामिन कर ले, और एग्जामिन करने के बाद वो इस चीज को डिसाइड कर ले कि वेदर ही वांट्स टू परचेज द गुड्स और नॉट। लेकिन हैविंग एग्जामिन्ड द गुड्स, इफ ही परचेज डिसाइड्स टू परचेज द गुड्स एंड ही डज इट, later on he cannot impose any liability on the seller that the goods were not provided according to the needs of the buyer. तो केविट एम्प्टर की जो डॉक्ट्रिन है बेसिकली ये बायर के ऊपर एक इस चीज की लाइबिलिटी इंपोज करती है कि बायर जहां पे उसको गुड्स को एग्जामिन करने का मौका मिले वो उन गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करें और फिर उनको फिर डिटरमिन करे कि क्या उसको ये गुड्स खरीदना है या नहीं खरीदना। ये जो डॉक्ट्रिन है केवी टेम्पटर की बेसिकली ये उस वक्त ओरिजिनेट हुई थी जिस वक्त जो ट्रेड है वो ओपन मार्केट्स के बीच में हुआ करती थी। वहां पे जो ट्रेडर्स थे वो अपनी गुड्स को ओपन मार्केट के बीच में डिस्प्ले कर दिया करते थे, और जो बायर्स थे वो उनको पहले एग्जामिन करते थे, और एग्जामिन करने के बाद फिर वो डिसाइड करते थे कि क्या उनको ये गुड्स परचेज करना है कि नहीं। और आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स, वो जब वो उनको परचेज कर चुके होते थे तो बाद में वो उसकी लाइबिलिटी सेलर के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते थे कि जी आपने मुझे सही चीजें जो है वो मुहैया नहीं की हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद ये उनके अपने ऊपर इस चीज़ की लाइबिलिटी आती है कि वो उन्होंने पहले खुद को सेटिस्फाई किया था और उसके बाद उन्होंने गुड्स जो है वो परचेज की थी। तो लेकिन जो एक जनरल रूल है केवी डैम्पटर का, उसके बीच में भी कुछ एक्सेप्शंस जो है वो मौजूद हैं कि इवन if the buyer gets the opportunity to examine the goods before purchasing them, so even then there are certain exceptions which shift the responsibility onto the seller. और वो कौन सी एक्सेप्शन है? सबसे पहले है implied condition as to fitness, पर्पज इज नोन टू द सेलर। जहां पे बायर ओपन मार्केट के बीच में चाहे वो सेलर को जाके गुड्स परचेज करने से पहले पर्पज ऑफ द गुड्स मेंशन करता है। वो ये कहता है कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए जो खास पर्पज को फुलफिल कर रही हूँ। तो ऐसी सूरत के बीच में ये लाइबिलिटी फिर से सेलर के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाती है कि वो सेलर अगर वो उसको आफ्टर लिसनिंग टू द पर्पज मेंशन बाय द बायर अगर वो गुड्स उसको प्रोवाइड करता है तो वो गुड्स वो वाली होनी चाहिए जो कि उसको पर्पस को पूरा करने के लिए मुनासिब हो। और अगर वो गुड जो है उस पर्पस पूरा नहीं कर रही है तो देन अगेन द लाइबिलिटी विल कम ऑन टू द सेलर। सेकंड इज बाय रिलाइज ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। जहां पे सेलर जो है वो कुछ खास एक्सपर्टीज रखता है जो कि बायर के पास नहीं है, और जो सेलर बायर है वो फॉर परचेजिंग द गुड्स रिलाइज अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, ही रिलाइज अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द सेलर। तो ऐसी सूरत के बीच में अगेन इफ द सेलर प्रोवाइड्स गुड्स टू द बायर विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बायर, तो अगेन दिस लाइबिलिटी विल कम ऑन टू द सेलर। एक एग्जांपल देता हूँ, इवन आज के दौर के बीच में भी अगर आप किसी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और आपको उससे कोई एंटीबायोटिक चाहिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय ऑगमेंटिन, और आप उसको कहते हैं कि मुझे ऑगमेंटिन चाहिए फॉर चाइल्ड यूज, बच्चों को देने के लिए मुझे ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक जो है वो चाहिए। तो अब आपने बेसिकली क्या किया, आपने फार्मासिस्ट की एक्सपर्टीज पे उसके स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया है कि वो ऑगमेंटिन के बीच में जहाँ पे डिफरेंट पोटेंसीज आती हैं वो आपको वो वाली पोटेंसी देगा विच इज गुड फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसी सूरत में अगर फार्मासिस्ट आपको कोई ऐसी हाई पोटेंसी ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक देता है जो कि एडल्ट यूज के लिए है, तो जो लाइबिलिटी है दैट विल कम ऑन टू द सेलर, दैट विल कम ऑन टू द फार्मासिस्ट। तो जहाँ पे एक बायर जो है वो सेलर के स्किल और जजमेंट पे रिलाई कर रहा है तो वहाँ पे अगेन सेलर जो है अगर उसने इस चीज को अज्यूम कर लिया है कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ही विल प्रोवाइड द गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बायर, तो फिर ये लाइबिलिटी जो है वो अगेन केवी टेम्पटर के बीच में भी सेलर के ऊपर ही आएगी। उसके बाद तीसरा है गुड्स आर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन सेलर डील्स विद। गुड्स की नेचर इस तरह की है कि जिनके साथ सेलर जो है वो ऑर्डिनरली जो है वो डील करता है, और बायर जो है ही इज नॉट वेल अवेयर ऑफ
the quality or the fitness of those goods. तो ऐसी सूरत के बीच में भी जो लाइबिलिटी है वो सेलर पे आती है। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ज्वेलर है जो कि नॉर्मली गोल्ड के बीच में डील करता है और उसने अपने साइन बोर्ड के ऊपर भी बाहर लिखा हुआ है कि वी डील इन गोल्ड ज्वेलरी। एक कस्टमर उसकी शॉप में जो है वो एंटर होता है और वो उसके डिस्प्ले में देखता है कि कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है विच लुक्स लाइक गोल्ड। तो वो उस ज्वेलरी को देखता है, उसे पसंद आती है और उसको बाय करना चाहता है। तो लेकिन वो ज्वेलरी जो है दैट इज नॉट मेड ऑफ गोल्ड, दैट इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बट गोल्ड कोटेड। तो यहाँ पे अब ये जो लाइबिलिटी है वो सेलर के ऊपर आती है कि वो उसको इन्फॉर्म करे कि ये जो ज्वेलरी डिस्प्ले के बीच में, दिस इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दिस इज नॉट गोल्ड मेड। तो क्योंकि जो ज्वेलर है वो ऑर्डिनरीली गोल्ड के बीच में डील करता है, तो इसलिए कोई भी शख्स ये उस ज्वेलरी को जो कि आर्टिफिशियल है, लेकिन वो चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव हो सकती है, उसको गोल्ड समझ के अगर परचेज करेगा तो ये लाइबिलिटी बेसिकली सेलर के ऊपर थी कि वो उसको बता दे कि हम नॉर्मली गोल्ड में डील करते हैं, लेकिन ये जो ज्वेलरी हमने डिस्प्ले में रखी हुई है ये गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो और ऑर्डिनरीली उसके लिए बायर के लिए शायद ये डिटर्मिन करना मुमकिन भी नहीं था कि वो उसको देख सके कि क्या ये गोल्ड है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि गोल्ड पेंटेड है तो इसलिए उसको कस्टमर फाइंड्स इट एज गोल्ड। तो ये दिस इज अनदर एक्सेप्शन। उसके बाद आता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। ये भी एक एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ केबी टैम्पटर है कि जो सेलर है उसको एक मर्केंटेबल क्वालिटी जो है वो सेल करनी चाहिए। अगर किसी मार्केट के बीच में वो कुछ खास प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, तो ऐसी सूरत के बीच में उसको एक मर्केंटेबल क्वालिटी यानी एक ऐसी क्वालिटी की गुड्स सेल करनी चाहिए कि जो उस पर्पस उसके उन गुड्स के बेसिक पर्पस को एटलीस्ट जरूर फुलफिल करती हो, जिस पर्पस के लिए वो गुड्स यूज होती हैं उसके बेसिक पर्पस को जरूर फुलफिल करती हो। दिस इज कॉल्ड एज मर्केंटेबल क्वालिटी। तो लेकिन ये एक्सेप्शन वहां पे अप्लाई नहीं करेगी जहां पे बायर जो है ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स एंड आल्सो दैट द डिफेक्ट इन द गुड्स इज ऑफ सच अ नेचर which a buyer can ordinarily find out through an examination। तो ऐसी सूरत के बीच में ये एक्सेप्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। अगर एग्जांपल इसकी भी जो है लेते हैं, उसके जरिए से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप एक शॉपकीपर से कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहते हैं और कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको वहां पे टेस्ट करने की जो है वो इजाजत नहीं होती, दे आर प्रॉपर्ली पैक्ड एंड रैप्ड, उनको आप वहां पे टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप वो कॉस्मेटिक्स परचेज करते हैं और घर आने के बाद आप जब उनको अप्लाई करते हैं तो आप यू फाइंड आउट कि इट डजंट वर्क। इसका जो बेसिक पर्पस था कॉस्मेटिक्स था वो अप्लाई करना स्किन पे, वो अप्लाई ही नहीं हो रहा, इट हैज ड्राइड अप और इट इज सिंपली डिटीरिएटेड इन क्वालिटी। तो ऐसी सूरत के बीच में इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है दैट विल अप्लाई। लेकिन अगर उसके बरक्स आपको वहां पे कॉस्मेटिक्स को टेस्ट करने का मौका मिलता है और उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं, तो फिर आप उसको बाद में उसकी लाइबिलिटी सेलर के ऊपर जो है इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड फाइंड आउट द डिफेक्ट्स इनटू द कॉस्मेटिक्स। तो टेस्ट करने के बाद अगर आपने उसको बाय किया तो अब उसकी लाइबिलिटी जो है वो बायर के ऊपर है। Then comes implied condition as to quality and fitness may be annexed by usage of trade। अगर इसके दो कॉनोटेशन हैं। फर्स्ट ये है कि अगर एक मार्केट के बीच में एक ओपन मार्केट है, उसके बीच में खास क्वालिटी से नीचे की चीजें फरोख्त नहीं की जाती हैं, उसकी ये कस्टमरी प्रैक्टिस है उस मार्केट की, उसका एक ट्रेड यूजेज है कि उस मार्केट के बीच में एक खास स्टैंडर्ड से नीचे की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल के लिए नहीं वहां पे रखी जाती हैं। तो ऐसी सूरत के बीच में अगर कोई ट्रेडर, अगर कोई सेलर उन उस खास क्वालिटी से नीचे की गुड्स जो है वो अगर वहां पे सेल करता है, तो इसका मतलब ही इज इन ब्रीच ऑफ हिज लायबिलिटी, ही इज ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। तो उसके बाद एक दूसरा जो इसकी कॉनोटेशन है वो ये कि अगर दो पार्टीज के दरमियान में एक ट्रेड प्रैक्टिस पहले से चलती आ रही है
और उसके मुताबिक सेलर जो खास क्वालिटी की गुड्स जो है वो बायर को डिलीवर करता है एज अ मैटर ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस। तो ऐसी सूरत में अगर किसी पॉइंट के ऊपर आके जो सेलर है उससे कम क्वालिटी की चीजें बायर को डिलीवर करता है, डिस्पाइट द फैक्ट वो मर्केंटाइल क्वालिटी है, लेकिन जो उनकी ट्रेड यूजेज था उससे नीचे की गुड्स हैं, वो उसकी क्वालिटी से नीचे की गुड्स हैं, तो ऐसी सूरत के बीच में सेलर इज इन ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। तो और बायर जो है ही कैन क्लेम दैट ब्रीच ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द सेलर। वेल दीज वर द एक्सेप्शंस। उसके बाद आगे आता है केविट वेंडिटर। वेल केविट वेंडिटर ये वो वाली डॉक्टर है जो आज के दौर के बीच में राइज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि केविट एम्प्टर उस टाइम पे इवॉल्व हुई थी डॉक्टर जिस वक्त ट्रेड जो है ओपन मार्केट्स के बीच में हुआ करती थी। आज के दौर के बीच में ओपन मार्केट ट्रेड नहीं होती। आज के दौर के बीच में ट्रेड का जो अंदाज है वो ये कि सेलर जो है ही इज एट वन प्लेस एंड द बायर इज एट अ डिफरेंट प्लेस, और contract takes place sometimes online or even otherwise. It is not necessary to examine the goods before purchasing them. तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर बायर है वो simply gives a description of the goods, that what type of goods he wants to purchase. तो उसके बाद टोटल लाइबिलिटी जो है वो सेलर के ऊपर आ जाती है कि वो उस डिस्क्रिप्शन को या उस सैंपल को जो कि बायर ने दिया है टू द सेलर उसको कंफर्म करे, उसकी कंफर्मिटी के बीच में गुड्स जो है वो डिलीवर करे टू द बायर। तो जो मॉडर्न वे ऑफ ट्रेड है इसके बीच में जो डॉक्टर अप्लाई करती है दैट इज केविट वेंडिटर, सेलर बी अवेयर। तो सेलर के ऊपर एक अल्टीमेट लाइबिलिटी जो है वो आ चुकी है कि वो अब उन गुड्स को इस तरह से मैन्युफैक्चर करे या अरेंज करे कि जो बायर की डिस्क्रिप्शन या सैंपल के बिल्कुल मुताबिक हों। और अगर साव के सैंपल या डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है तो ऐसी सूरत के बीच में जो भी दूसरे रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रेड यूजेज होना चाहिए एक्सेट्रा, उसके मुताबिक जो है गुड्स जो है कंफर्म करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स, ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो केविट वेंडिटर की डॉक्ट्रिन पे अप्लाई करती है कि जो सेलर है वो ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल दोज डिफेक्ट्स टू द बायर which buyer cannot find out through an ordinary examination of the goods। तो वो सारे के सारे डिफेक्ट्स जो कि सेलर के नॉलेज में हैं लेकिन बायर उनको ऑर्डिनरीली उनको फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो जो सेलर है वो उनको डिस्क्लोज करने का पाबंद है। Thank you very much. That's end of today's topic. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you.